हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन विद खेमनारंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एंजियोस्पर्म एनाटॉमी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक द्विबीजपत्री तने के वैस्कुलर बंडल निम्न में से बने होते हैं। ए वैस्कुलर बंडल ऑफ डाइकोट स्टीम कंसिस्ट्स ऑफ। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। मीन्स जाइलम और वुड, फ्लोएम और बास्ट और कैम्बियम, इन तीनों से मिलकर एक डाइकोट स्टीम बनता है। एक द्विबीजपत्री तने के डाइकोट तने के वैस्कुलर बंडल में जाइलम, जिसको वुड भी बोलते हैं, फ्लोएम जिसको बास्ट बोलते हैं, तथा कैम्बियम उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसमें फ्लोएम तथा जाइलम के बीच कैम्बियम उपस्थित होती है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। इसका आंसर हो जाएगा डी, डाइकोट स्टीम। द्विबीजपत्री पौधों यानी कि डाइकोट जो प्लांट्स होते हैं उनके तनों व जड़ों में तथा जो अन्य अनावर्तबीजी पौधों में फ्लोएम एवं जाइलम के मध्य कैम्बियम पाया जाता है, जिसके कारण इनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। द्वितीयक वृद्धि मीन्स सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन द स्टीम ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। निम्नलिखित में से किसके तने में कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, निक्टेंथस। कार्टिकल वैस्कुलर बंडल एक संवहन प्रणाली है जो जल एवं खनिजों के परिवहन में सहायक होता है, जो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। प्राय कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल रेडियली रूप में जाइलम से उत्पन्न होते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, निक्टेंथस के तने में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उल्टा वलकुटीय संवहन बंडल में मिलता है। इन्वर्टेड कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल्स इज फाउंड इन। तो इसका आंसर होगा बी, निक्टेंथस। जुमदार 1941 द्वारा उल्टा वलकुटीय संवहन बंडल इनवर्टिकल कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल का अध्ययन किया गया और इस पौधे के तने के कॉर्टेक्स में इसकी संख्या 4 होती है, जो तने के चारों उभारों पर स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 5, मर्तजीवी आवर्तबीजी है। सैप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म इज। तो इसका आंसर होगा ए, मोनोट्रोपा। मोनोट्रोपा में क्लोरोफिल का अभाव होता है, जिससे यह अपना भोजन बनाने में असमर्थ होते हैं और यह मर्तोपजीवी आवर्तबीजी पौधा है, एंजियोस्पर्म प्लांट है और इसकी जड़ प्रणाली भूमि में उपस्थित कार्बनिक मर्त पदार्थों से आवश्यक पोषक पदार्थों का अवशोषण करती है। क्वेश्चन नंबर 6, पर्ण मध्योतक अभिन्नित होता है। मीसोफाइलस आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड इन। तो इसका आंसर होगा ए, घास में। क्वेश्चन नंबर 7, किस कुल में मीरोसिन ग्रंथियां पाई जाती हैं। मीरोसिन ग्लैंड्स आर फाउंड इन विच फैमिली। तो इसका आंसर होगा बी, ब्रेसिकेसी। मीरोसिन ग्लैंड्स ब्रेसिकेसी फैमिली के सदस्यों में पाई जाती हैं। इसमें मीरोसिन नामक पदार्थ निकलता है जो कैंसर रोधी, जीवाणु रोधी और एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। इसमें घाव भरने की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 8, पौधे के किस भाग से जूट के रेशे प्राप्त होते हैं। फ्रॉम विच पोर्शन ऑफ द प्लांट जूट फाइबर आर ऑब्टेन्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्टीम, तने से। जूट के रेशे, जूट फाइबर्स एक मृदु अथवा बास्ट फाइबर होते हैं। ये कोर्कोरस कैप्सुलेरिस अथवा कोर्कोरस ओलिटोरिस के तने से प्राप्त किए जाते हैं। एक प्रमुख बोरा वस्त्र यानी कि बैगिंग मटेरियल है और इसका उपयोग पर्दे वर्दे और कालीन तथा घटिया किस्म के कपड़े आदि बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, दारू या जाइलम इससे बना होता है। जाइलम इज मेड अप ऑफ। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ट्रैकिड्स, फाइबर्स और वेसल्स, इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, जाइलम बनता है। जाइलम मुख्यतः 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इनका नाम है वाहिनिका, ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर और वेसल्स तथा जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम को हेड्रोम भी कहते हैं तथा यह जल एवं घुलनशील खनिज पदार्थों के संवहन का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रशांत केंद्र कहाँ स्थित होता है। क्विसेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन। तो इसका आंसर होगा ए, रूट एपेक्स यानी कि मूल शीर्ष में। यह मूल शीर्ष यानी कि रूट एपेक्स में पाया जाता है और यह वह भाग होता है जहाँ पर कोशिकाएं सामान्यतः निष्क्रिय विभाजन की अवस्था में होती हैं। इनमें तभी विभाजन होता है जब सक्रिय मेरिस्टेम नष्ट हो जाती है या चोटिल हो जाती है। इस केंद्र की कोशिकाओं में डीएनए, आरएनए तथा प्रोटीन बहुत ही अल्प मात्रा में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वाहिका वाहिनिका से भिन्न होती हैं।
वेसल्स डिफर फ्रॉम ट्रैकिड्स। तो इसका आंसर होगा सी, अनुलंब कोशिका पकती रहने में जिनमें पास की भित्ति घुल जाती है। इन हैविंग वर्टिकल रो ऑफ सेल्स विथ क्रॉस वाल डिसॉल्व्ड। वाहिका और वाहिनिका दोनों ही जाइलम के कंपोनेंट होते हैं, घटक होते हैं। दोनों ही घटकों में मैच्योर होने पर प्रोटोप्लाज्म का अभाव होता है, अर्थात ये डेड होती हैं। दोनों ही जल संवहन में भाग लेती हैं। वाहिका की कोशिकाएं वर्टिकल पक्ति में होती हैं तथा ऊपर नीचे कोशिकाओं के बीच की भित्ति घुली होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सेप वुड इज, रस कास्ट होता है। तो इसका आंसर होगा बी, आउटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम। द्वितीयक जाइलम का बाहरी भाग। पौधों में कई वर्षों तक लगातार द्वितीय वृद्धि होते रहने पर तने में दो तरह के वुड्स का निर्माण होता है। एक तो होता है रसकास्ट यानी कि सैपवुड। यह द्वितीयक जाइलम यानी कि सेकेंडरी जाइलम का बाहरी भाग होता है जो खनिज तथा जल का परिवहन करता है। सेकंड होता है अंत्यकाष्ठ यानी कि हार्टवुड। यह द्वितीयक जाइलम का भीतरी भाग होता है और यह परिवहन में भाग नहीं लेता है। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रोथ रिंग्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ। वृद्धि वलय बनती है सक्रियता के कारण, यानी कि वृद्धि वलय किसकी सक्रियता के कारण बनते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, इंट्रासेलुलर कैम्बियम। अंतररंध्रीय एधा की। पौधों में स्टील के भीतरी संवहन मंडल यानी कि स्टील के भीतरी संवहन मंडल वेस्कुलर बंडल्स के मध्य बनने वाले कैम्बियम को इंट्रास्टेलर कैम्बियम कहते हैं, जिसमें कैम्बियम रिंग का निर्माण होता है। कैम्बियम रिंग की संक्रियता पूरे वर्ष एक समान नहीं होती, बल्कि यह वातावरणीय कारकों पर निर्भर करती है। बरसात तथा अनुकूल मौसम में चौड़ी ल्यूमन वाले जाइलम बनते हैं, जबकि पतझड़ में संकरी गर्त वाले छोटे छोटे जाइलम तने की अनुप्रस्थ काट में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जिन्हें ग्रोथ रिंग्स या एनुअल रिंग्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रस कास्ट को इस नाम से भी जाना जाता है। सैपवुड इज आल्सो नोन एज। तो इसका आंसर होगा सी, एल्बर्नम। रस्ट कास्ट यानी कि सैपवुड को एल्बर्नम भी कहा जाता है। यह पौधों की सेकेंडरी वुड की बाहरी जीवित परतें जो पेड़ के शिखर तक खनिज एवं जल के परिवहन में सहायक रहती हैं, उन्हें सैपवुड या एल्बर्नम कहा जाता है। और इसकी कोशिकाओं में अधिक मात्रा में जल होता है, जिसके कारण इनमें गहरे रंग के रासायनिक पदार्थों का जमाव नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 16, असामान्य द्वितीयक वृद्धि परिलक्षित होती है। अब नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इज ऑब्जर्व्ड इन। तो इसका आंसर होगा बी, ड्रेसिना में। ड्रेसिना यक्का मोनोकोट प्लांट है, एक बीजपत्री पौधे हैं, और एक बीजपत्री पौधों में सामान्यतः सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, क्योंकि इनमें वेस्कुलर कैम्बियम नहीं पाई जाती है। आप ध्यान रखेंगे कि इनमें वेस्कुलर कैम्बियम नहीं पाई जाती हैं। अपवाद स्वरूप ड्रेसिना यक्का इत्यादि के हाइपोडर्मिस भाग में सेकेंडरी कैम्बियम का निर्माण होता है, जिससे द्वितीयक संवहन बंडल यानी कि सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल्स का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रीम शोज सेकेंडरी ग्रोथ एंड वेस्कुलर बंडल्स आर रेप्रोसेंट्रिक। किस तने में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है तथा संवहन बंडल लेट्रोसेंट्रिक होते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, ड्रेसिना। जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ऑप्शन दिए गए हैं, सभी ऑप्शंस में ये सभी पादप एक बीजपत्री हैं, और एक बीजपत्री पौधों में कैम्बियम की अनुपस्थिति के कारण द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, परंतु ड्रेसिना एवं यक्का दोनों एक बीजपत्री में कैम्बियम की उपस्थिति के कारण द्वितीयक वृद्धि होती है, यानी कि एक एक्सेप्शन होते हैं। साथ ही में लेप्टोसेंट्रिक तथा एम्फीवेसियल संवहन बंडल फ्लोएम जाइलम से घिरा हुआ। कैसे होते हैं बंडल? जिसमें फ्लोएम जाइलम से घिरा होता है, पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, टाइलोसिस होता है इनमें। टाइलोसिस अकर्स इन द। तो इसका आंसर होगा सी, सेकेंडरी जाइलम। टाइलोसिस का निर्माण सेकेंडरी जाइलम में होता है और पौधे में लगातार द्वितीयक वृद्धि के फलस्वरूप पुराने तने के मध्य में उपस्थित द्वितीयक जाइलम की वाहिकाओं यानी कि वेसल्स तथा वाहिनिकाओं ट्रेकिड्स में आसपास की मर्दूदूत की कोशिकाएं वृद्धि कर जाती हैं। इन्हें टाइलोसिस कहते हैं। इनके फलस्वरूप ये जाइलम नॉन फंक्शनल हो जाते हैं और तने के ऐसे भागों में हार्टवुड का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 19, टाइलोसिस किस में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, जाइलम वेसल्स। टाइलोसिस अकर इन जाइलम वेसल्स।
क्वेश्चन नंबर 20, घावों पर ट्यूमर सदस्य ऊतक जो पतली भित्ति वाली कोशिकाएं विकसित होती हैं कहलाती हैं। ए ट्यूमर लाइक टिश्यू ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स डेवलपिंग ओवर द वाउंड्स इज कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा डी, कैलस। पौधों पर जब गहरे घाव हो जाते हैं तो इसके नीचे की कोशिकाएं मेरिस्टेमी हो जाती हैं और पैरेन्काइमेट कोशिकाओं का एक पुंज बनाती हैं जिसे कैलस कहते हैं। कैलस घाव को भर देता है और सिरघी कैलस के किनारे की कोशिकाएं कैम्बियम में परिवर्तित हो जाती हैं जो कोर कोशिकाओं का एक स्तर विकसित करती हैं। इसे एघात कैम्बियम यानी कि वाउंड कैम्बियम कहते हैं और घाव को बाहर से ढक देता है। बहुधा जख्मों के स्थानों पर गांठ बन जाती है। यही कारण है कि कैलस घाव के चारों ओर अधिक बढ़कर उठ सा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, कार्क कोशिकाएं होती हैं कॉर्क सेल्स आर। तो इसका आंसर होगा डी, डेड। कोर कोशिकाओं का निर्माण पौधे में द्वितीयक वृद्धि के फलस्वरूप कोर कैम्बियम से होता है। कोर कोशिकाएं डेड यानी कि मर्त होती हैं। प्रारंभिक अवस्था में कोशिकाएं आयताकार होती हैं परंतु बाद में ये दीर्घिकृत यानी कि एलोंगेटेड हो जाती हैं और ये पृथक नॉन पार्टिसिपेटेड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा प्राथमिक ऊतक 10 वर्षों की द्वितीयक वृद्धि के उपरांत भी बना रहता है। विच प्राइमरी टिश्यू पेरिसिस्ट इन द रूट्स इवन आफ्टर 10 years ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। तो इसका आंसर होगा डी, जाइलम। पौधों में प्रारंभिक अवस्था में उत्पन्न ऊतक टिश्यू प्राथमिक ऊतक कहलाते हैं और वेस्कुलर प्लांट्स में जाइलम तथा फ्लोएम प्रारंभ से ही उपस्थित होते हैं। द्वितीयक वृद्धि के पश्चात द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी जाइलम तथा फ्लोएम बनते हैं परंतु इनमें से प्राथमिक फ्लोएम नष्ट हो जाते हैं परंतु प्राथमिक जाइलम बना रहता है। यह केवल अंदर की तरफ खिसकता जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रक इनमें अनुपस्थित होता है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। तो इसका आंसर होगा ए, चांदनी नली। एंजियोस्पर्म पौधे की फ्लोएम में 4 प्रकार के घटक होते हैं, सहचर कोशिकाएं, चांदनी नलिका कोशिकाएं, फ्लोएम मर्दूतक और फ्लोएमी रेशे। चांदनी नलिका कोशिकाओं में प्रारंभिक अवस्था में केंद्रक होता है परंतु मैच्योर अवस्था में इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 24, किसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। इस क्वेश्चन को हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर होगा ए, चांदनी नलिकाओं में, सीव्स ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 26, सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट इन। द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है। तो इसका आंसर होगा सी, मोनोकोट स्टीम। एंजियोस्पर्म पौधों में द्वितीयक बीजपत्री तनों तथा द्विबीजपत्री जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है और जिम्नोस्पर्म पौधों में द्वितीयक वृद्धि प्रचुर मात्रा में होती है। सामान्यतः एक बीजपत्री पौधों की जड़ों या तनों में द्वितीयक वृद्धि का अभाव होता है यानी कि जो मोनोकोट प्लांट होते हैं, मोनोकोट स्टीम होती है, उसमें जड़ व तनों में सेकेंडरी ग्रोथ का अभाव होता है परंतु जो कुछ एक्सेप्शन है इसके, जैसे कि ड्रेसिना और यक्का, कोकस आदि में भी द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। आप इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, एक बीजपत्री जिसके तने में असंगत द्वितीयक वृद्धि होती है। ए मोनोकोट शोइंग एनोमैलस सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टीम इज। तो इसका आंसर होगा बी, ड्रेसिना। क्वेश्चन नंबर 28, विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकोट स्टीम। निम्नलिखित में से कौन सी एक बीजपत्री तने की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी, फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट इन वेस्कुलर बंडल्स। संवहन पुलों में फ्लोएम मर्दूतक उपस्थित। जो एक बीजपत्री तने में परिधीय संवहन बंडल प्राय छोटे जबकि केंद्र में स्थित संवहन बंडल प्राय बड़े होते हैं और संवहन बंडल पूल में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट जबकि जल धारण करने वाली गुहिकाएं वाटर कंटेनिंग कैविटी उपस्थित होती हैं। पर्सनगत यानी कि पर्सन के अनुसार अन्य कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एक बीजपत्री में कलम बांधन संभव नहीं है क्योंकि ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकोटिलिडन्स बिकॉज दे। तो इसका आंसर होगा सी, इनमें प्रकीर्ण संवहनी बंडल होते हैं। मोनोकोट प्लांट में ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं होती है क्योंकि इनमें संवहन बंडल्स वेस्कुलर बंडल्स घेरे में व्यवस्थित नहीं होते हैं बल्कि बिखरे होते हैं। ग्राफ्टिंग में एक पौधे के जड़युक्त तने पर दूसरे पौधे के तने को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि दोनों के संवहन बंडल्स व अन्य ऊतक लगभग समान स्थान पर हों और जड़ वाले भाग से संपूर्ण पौधे को जो जल एवं खनिज पदार्थ मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 30, द ट्रंक्स ऑफ ट्री इंक्रीज इन ग्रीथ बिकॉज ऑफ मिटोटिक एक्टिविटी इन द। पेड़ों के धड़ घेरे में बढ़ते हैं, इसमें माइटोटिक कार्यकलाप के कारण। पौधे में मुख्य रूप से 2 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, एरिस्टेमेटिक तथा स्थायी यानी कि परमानेंट।
इनमें मेरिस्टेमेटिक ऊतकों में ही वृद्धि होती है। पौधे की मोटाई दो प्रकार के मेरिस्टेम की संक्रियता से बढ़ती है, एक वेस्कुलर कैम्बियम और दूसरा कर्व कैम्बियम। दोनों प्रकार के कैम्बियम ऊतक पार्श्व वियोजक यानी कि लैटरल मेरिस्टेम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, द्वितीयक जाइलम की नई परत होती है इनके बीच। द यंग लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम लीव्स बिटवीन। तो इसका आंसर होगा डी, जस्ट इनसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम, संवहनी कैम्बियम के ठीक अंदर। पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ के समय सबसे पहले वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण होता है और इसकी कोशिकाएं सक्रिय विभाजन करती हैं तथा अपने अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम तथा बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 32, फ्लोएम ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम ए। फ्लोएम हमेशा प्रवाहित होता है इससे। तो इसका आंसर होगा ए, सुगर सोर्स टू सुगर सिंक, एक शर्करा स्रोत से शर्करा सिंक को। फ्लोएम के द्वारा शर्करा प्राय सुक्रोज के रूप में स्थानांतरित होता है, सुक्रोज के रूप में ट्रांसफर होता है और इसमें प्रवाह हमेशा सोर्स से सिंक की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 33, फ्लोएम के द्वारा शुगर का कौन सा रूप स्थानांतरित होता है? विच फॉर्म ऑफ शुगर इज ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लोएम? तो इसका आंसर होगा सी, सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 34, विगलन परत बनता है इसके द्वारा। द एब्सिशन लेयर इज फॉर्म्ड बाय। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पेरेनकाइमी कोशिकाएं, पेरेनकाइमेटस सेल्स। क्वेश्चन नंबर 35, द्वितीयक वलकुट की कोशिकाएं होती हैं। द सेल्स ऑफ सेकेंडरी कोर्टेक्स आर। तो इसका आंसर होगा मर्दूतकीय, पेरेनकाइमेटस। द्वितीयक वृद्धि करने वाले पौधे के तने में एक कोर कैम्बियम या फ्लोजन का निर्माण होता है जो कि विभिजोत ऊतकों का बना होता है। फ्लोजन अपने दोनों ओर की कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और इसके बाहर की ओर कोर्क या फ्लेम का निर्माण होता है और इसके अंदर की तरफ द्वितीय वलकुट या फेलोडर्म का निर्माण होता है। द्वितीय वलकुट मर्दू ऊतकीय कोशिकाओं का बना होता है, मीन्स पेरेनकाइमेटस कोशिकाओं का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 36, एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। द एल्ब्यूमिनस सेल्स अकर इन। तो इसका आंसर होगा डी, जिम्नोस्पर्म में, अनावर्त बीजी में। अपुष्पी यानी कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट में फ्लोएम में कैम्पेनियन कोशिकाओं का अभाव होता है, बल्कि इसके स्थान पर रूपांतरित मर्दूतकीय कोशिकाएं मोडिफाइड पेरेनकाइमा उपस्थित होती हैं। इन्हें एल्बुमिनस कोशिकाएं कहते हैं। उपयुक्त पर्स में यानी कि जिम्नोस्पर्म ऐसे ही पौधे हैं। क्वेश्चन नंबर 37, पेरिडर्म इंक्लूड्स, पेरिचर्म में होता है। तो इसका आंसर होगा डी, कोर्क कैम्बियम, कोर्क एवं सेकेंडरी कोर्टेक्स। कोर्क कैम्बियम, कोर्क और सेकेंडरी यानी कि द्वितीय कोर्टेक्स। पौधों में परिचर्म यानी कि पेरिड्रम का निर्माण सेकेंडरी ग्रोथ के फलस्वरूप होता है। पेरिड्रम में 3 प्रकार के ऊतक होते हैं। फ्लोजन या कार्क कैम्बियम बीच में होता है, फिलम या कार्क बाहर की तरफ होता है, फेलोड्रम या द्वितीय कोर्टेक्स अंदर की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 38, फ्लोजन का दूसरा नाम है। द अदर नेम ऑफ फ्लोजन इज। तो इसका आंसर होगा ए, कोर्क कैम्बियम। क्वेश्चन नंबर 39, कोर्क के जल के लिए अपारगम्य प्रकृति निम्न में से किसके निक्षेपण के कारण होती है? परवियस नेचर ऑफ कोर्क फॉर वाटर इज ड्यू टू पोजिशन ऑफ विच केमिकल? तो इसका आंसर होगा बी, सुपेरिन। कोर्क की जल के लिए अपरगामी प्रकृति सुबेरिन के निक्षेपण के कारण होती है और सुबेरिन प्रकार की कोशिका भित्ति पर पाया जाता है। यह वसा पदार्थों का बना होता है तथा क्यूटिन से मिलता जुलता होता है। क्वेश्चन नंबर 40, द कोर्क फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ फ्लोजन इज आल्सो नोन एज। कागजन की संक्रियता के द्वारा बनने वाले कोर्क को यह भी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा बी, फेलम। जब तने की परिधि में वृद्धि होने लगती है तब बाहरी वलकुट, कोर्टिकल तथा एपिडर्मिस की सतह टूटने लगती है और उन्हें नई संरक्षी कोशिका सतह की आवश्यकता होती है। इसलिए प्राय वलकुट क्षेत्र में एक दूसरा मेरिस्टेमी ऊतक तैयार होता है जिसे कोर्क कैम्बियम अथवा कागजन या फेलोजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से वह कौन सा एक ऊतक है जो मुड़ने तथा हिलने डुलने के प्रति तनन शक्ति प्रदान करता है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग टिश्यू प्रोवाइड्स टेंसाइल स्ट्रेंथ अगेंस्ट ब्लीडिंग एंड स्वेइंग? तो इसका आंसर होगा बी, कोलनकाइमा, स्थूल कोण ऊतक। कोलनकाइमा प्लांट्स को हिलने डुलने तथा मुड़ने के समय सुरक्षित रखते हैं, जबकि दोड़ो ऊतक यानी कि सेलरनकाइमा का प्रमुख कार्य पौधों को दृढ़ता प्रदान करना होता है जिससे पौधे मजबूत बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, स्थायी ऊतक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं कहलाता है? परमानेंट टिश्यू विद वेरियस सेल्स इज।
वेरियस सेल्स इन प्लांट इज कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा बी, जटिल ऊतक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम इस प्रकार की जटिल ऊतकों के उदाहरण हैं। कैम्बियम द्वारा विभिन्न स्थानों पर अलग अलग अनुपात मात्रा में जाइलम तथा फ्लोएम का निर्माण होता है। कैम्बियम कट्स डिफरेंट प्रोपोर्शंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम एट डिफरेंट पॉइंट्स इन। तो इसका आंसर होगा बी, बिग्नोनिया। बिग्नोनिया एक डाइकोट प्लांट है, परंतु इसमें असामान्य द्वितीय वृद्धि होती है। इस पौधे में कैम्बियम कई स्थानों पर अनियमित रूप से नई कोशिकाएं बनाता है, जिससे कुछ स्थानों पर जाइलम का निर्माण अधिक होता है तथा दूसरे स्थानों पर फ्लोएम का अधिक निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 44, पौधे की वृद्धि में वृद्धि इसके कारण होती है। इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ ए प्लांट बॉडी इज ड्यू टू। तो इसका आंसर होगा बी, फेलोजन एंड वेस्कुलर कैम्बियम। फेलोजन एंड वेस्कुलर कैम्बियम। पौधे की वृद्धि में वृद्धि कार्प कैम्बियम अर्थात फेलोजन एवं वेस्कुलर कैम्बियम के परिणाम स्वरूप होता है और ये लेटरल मेरिस्टीम होते हैं जो द्वितीय वृद्धि के कारक हैं। इनके विभाजन के फलस्वरूप जड़ तथा स्तंभ की ग्रीथ में वृद्धि होती है, न कि लंबाई में। इनकी कोशिकाएं बाह्य त्वचा के समांतर विभाजित होती हैं और दोनों ओर नए ऊतक बनाती हैं, दोनों ओर प्लांट के नए ऊतक बनाती है। क्वेश्चन नंबर 45, अंतराकोष्ठकीय फ्लोएम, अंतःकोष्ठकीय फ्लोएम तथा सामान्य फ्लोएम पाए जाते हैं। द इंटरजाइलरी फ्लोएम, इंट्राजाइलरी फ्लोएम एंड द नॉर्मल फ्लोएम, ऑल दीज आर फाउंड इन। तो इसका आंसर होगा सी, स्ट्राइकनोज। जब फ्लोएम चारों तरफ से जाइलम को घेर लेता है तो इसे अंतरकाष्ठीय यानी कि इंट्राजाइलरी फ्लोएम कहते हैं। जब फ्लोएम चारों तरफ से द्वितीयक जाइलम द्वारा घिरा होता है तो इसे अंतःकाष्ठीय इंट्राजाइलरी फ्लोएम कहते हैं। अंतराकोष्ठकीय फ्लोएम तथा अंतःकाष्ठीय फ्लोएम तथा सामान्य फ्लोएम सभी स्ट्राइकोन्स में उपस्थित होते हैं, सभी स्ट्राइकोन्स में उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, अंतःकाष्ठकीय फ्लोएम किसके तने में उपस्थित होता है। इंट्राजाइलरी फ्लोएम इज प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ। तो इसका आंसर होगा डी, स्ट्राइकोन्स। क्वेश्चन नंबर 47, व्यवसायिक जूट के रेशे किससे प्राप्त होते हैं। द कमर्शियल जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्लोएम फाइबर्स। आप जानते हैं कि व्यवसायिक जूट के रेशे कार्कोरस की दो जातियों कोरकोरस कैल्पुलेरिस तथा कोरकोरस ओलिटोरिस से प्राप्त किए जाते हैं और यह बास्ट फाइबर की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसके रेशे बास्ट अर्थात फ्लोएम से प्राप्त किए जाते हैं। उपयोगिता की दृष्टि से विभिन्न प्राकृतिक नेचुरल फाइबर्स में कपास के बाद दूसरा स्थान जूट का है। क्वेश्चन नंबर 48, किसी ऊतक में वियुक्त कोशिकाओं के रूप में पाए जाने वाले शाखी दृढ़ोतक कहलाते हैं। ब्रांच्ड स्क्लेरेनकाइमा occurring as isolated cells scattered in any tissue are called। तो इसका आंसर होगा ए, लेब्रिफॉर्म फाइबर्स। लेब्रिफॉर्म फाइबर्स एक प्रकार के शाखी दृढ़ोतक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, द ट्यूनिका कार्पस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। ट्यूनिका कार्पस वाद किसने प्रतिपादित किया। तो इसका आंसर होगा डी, स्मिथ। ट्यूनिका कार्पस वाद स्मिथ ने 1924 द्वारा प्रस्तावित किया गया और इसके अनुसार एंजियोस्पर्म का प्रोशीर्ष दो स्पष्ट क्षेत्र ट्यूनिका व कार्पस का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 50, लेप्टोम शब्द हेबरलैंड द्वारा खोजा गया किसके समानार्थक है। लेप्टोम कॉइन्ड बाय हेबरलैंड इज सिनोनिमस विथ। तो इसका आंसर होगा ए, फ्लोएम। लेप्टोम शब्द हेबरलैंड द्वारा खोजा गया है जो फ्लोएम के समानार्थक है। ये एक फ्लोएम के वे भाग होते हैं जो पौधे में मुख्यतः भोज्य पदार्थों के परिवहन की क्रिया संपादित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैकेनिकल टिश्यू अमंग द फ्लोइंग। निम्न में से कौन सबसे सशक्त मैकेनिकल टिश्यू होता है। तो इसका आंसर होगा सी, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा सबसे सशक्त मैकेनिकल टिश्यू स्ट्रॉन्गेस्ट मैकेनिकल टिश्यू होता है और यह मोटी भित्ति युक्त कठोर कोशिकाओं से निर्मित एक प्रकार का सरल ऊतक है। इन ऊतकों में लेग्निफाइड सेकेंडरी वॉल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन से पादप ऊतक में लेग्निफाइड कोशिका भित्ति होती हैं। तो इसका आंसर होगा सी, स्क्लेरेनकाइमा दृढ़ोतक, स्क्लेरेनकाइमा। क्वेश्चन नंबर 53, एरेनकाइमा इज मेनली फाउंड इन। वायुतक किन पौधों में मुख्यतः पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, हाइड्रोफाइट्स। पैरेनकाइमा जिनमें ऐसे मर्दूतक पैरेनकाइमा जिनमें
अंतरा कोशिक अवकाश सबसे अधिक विकसित होते हैं वायुतक या एरनकाइमा कहलाते हैं। ये मुख्यतः जलोदभिद यानी कि हेट्रोफाइट्स पौधों में पाए जाते हैं। ये पौधों को उत्प्लावकता बायोयान्सी प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, एरनकाइमा इज वेरी एक्सटेंसिव इन विच ऑफ द फ्लोइंग। निम्नलिखित में से किस में एरनकाइमा बहुतायत में मिलता है? तो इसका आंसर होगा बी, हाइड्रोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 55, मर्दूतक जिनमें बड़ी रिक्तिकाएं हो कहलाती हैं। तो इसका आंसर होगा सी, एरनकाइमा। पेरेन्काइमा टिश्यू विद लार्ज वैक्यूल आर कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा सी, एरनकाइमा। वायुतक। क्वेश्चन नंबर 56, द सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ हिस्टोजन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इज। ऊतकजन हिस्टोजन का बाहर से अंदर की तरफ का क्रम है। तो इसका आंसर होगा सी, डर्मेटोजन, पेरिबेलम, पेलिरोम। त्वचाजन, वल्कुटजन और रंभजन। हिस्टोजनवाद हेस्टीन द्वारा प्रतिपादित किया गया था और इसके अकॉर्डिंग सबसे बाहरी परत त्वचाजन यानी कि डर्मेटोजन और इसके अंदर वल्कुटजन, पेरिबेलम और सबसे अंदर रंभजन, प्लेरोम होता है। क्वेश्चन नंबर 57, जड़ में गोपकजन का निर्माण होता है। इन रूट कैलिप्टोजन इज फॉर्म्ड फ्रॉम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डर्मेटोजन से, त्वचाजन से। क्वेश्चन नंबर 58, स्टोमेटा में जब सहायक कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं तो उसे कहते हैं। इन स्टोमेटा वियर सबसिडरी सेल्स आर एब्सेंट इज। तो इसका आंसर होगा बी, एनोमोस्टिक। जब स्टोमेटा में आकृति के आधार पर विभेदित सहायक कोशिकाएं सबसिडरी सेल्स अनुपस्थित होती हैं तो उसे एनोमेस्टिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, वल्कुट संवहन पूल इनमें पाए जाते हैं। कोर्टिकल वस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन। तो इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। ए मीन्स नेक्टिंथस और बी कैसुराइना। क्वेश्चन नंबर 60, मेडुलरी बंडल्स आर प्रेजेंट इन मैनी प्लांट एक्सेप्ट। बहुत से पौधों में मेडुलरी बंडल पाए जाते हैं छोड़कर। तो इसका आंसर होगा डी, नेक्टेंथस। मेडुलरी बंडल कंप्लीट वेस्कुलर बंडल्स हैं जो द्विबीजपत्री पादप के पीठ में पाए जाते हैं। अभी तक द्विबीजपत्री पौधों के 38 कुलों में इनकी उपस्थिति का पता लगाया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 61, मेरिस्टम शब्द किसने दिया? हु कॉइन्ड द वर्ड मेरिस्टम? तो इसका आंसर होगा ए, नागेलिन 1858। मेरिस्टम शब्द सी नागेली 1858 द्वारा दिया गया और मेरिस्टम एक ऐसा स्थानीय लोकेलाइट्स क्षेत्र है जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की असीमित क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 62, अभी केंद्र की जाइलम पाया जाता है। सेंट्रीपेटल जाइलम इज प्रेजेंट इन। तो इसका आंसर होगा ए, द्विबीजपत्री जड़ में, डाइकोट रूट। जब जाइलम का विकास इस प्रकार होता है कि प्रोटोजाइलम परिधि की ओर और मेटाजाइलम केंद्र की ओर होता है तो उसे एक्सार्क या सेंट्रीपेटल जाइलम कहते हैं। और इस प्रकार के जाइलम का विकास डाइकोट संवहनी पौधों, डाइकोट वेस्कुलर प्लांट्स की जड़ में पाया जाता है। इसके विपरीत द्विबीजपत्री संवहनी पौधों के तने में एंडार्च या सेंट्रीफ्यूजल जाइलम पाया जाता है जिसमें प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर और मेटाजाइलम परिधि की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 63, एम्फीबेसल वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन। एम्फीबेसल संवहन बंडल पाया जाता है तो इसका आंसर होगा बी, ड्रेसिना में। संवहन बंडल यानी कि वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम, फ्लोएम तथा कैम्बियम का समूह होता है। इसमें जाइलम तथा फ्लोएम की स्थिति के आधार पर ही ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे रेडियल में जाइलम तथा फ्लोएम रेडियल रूप से अलग अलग व्यवस्थित होते हैं। दूसरा है कॉन्जॉइट्स यानी कि संयुक्त, इसमें जाइलम तथा फ्लोएम संयुक्त रूप से रेडियस पर रहते हैं। तीसरा है कॉन्सेंट्रिक, संकेंद्रीय या कॉन्सेंट्रिक, इसमें या तो जाइलम या तो फ्लोएम एक दूसरे को घेरे रहते हैं। यदि जाइलम फ्लोएम को घेरता है तो इसे एम्फीबेसल कहते हैं, जैसे कि ड्रेसिना आदि। और यदि फ्लोएम जाइलम को घेरता है तो इसे एम्फीक्राइबल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, एम्फीबेसल संवहन पूल किस में पाए जाते हैं? एम्फीबेसल वेस्कुलर बंडल्स अकर इन। तो इसका आंसर होगा ए, ड्रेसिना। क्वेश्चन नंबर 66, इमारती लकड़ी उत्पन्न करने वाला पौधा सोरिया रोबुस्टा इस कुल से संबंधित है। द टिम्बर यील्डिंग प्लांट सोरिया रोबुस्टा बिलोंग टू द फैमिली। तो इसका आंसर होगा डी, डिप्टेरोकार्पेसी। इमारती लकड़ी उत्पन्न करने वाला पौधा सोरिया रोबुस्टा
डिप्टोकार्पेसी कुल से संबंधित है और इसे साल या साखू कहते हैं, जो कि द्विबीजपत्री बहुवर्षीय वृक्ष है। इसकी लकड़ी बहुत ही कठोर, भारी, मजबूत तथा भूरे रंग की होती है। साल की लकड़ी का उपयोग सेतु निर्माण, रेलवे स्लीपर, नाव, बैलगाड़ियों के पहियों का फर्श, हल इत्यादि बनाने में भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, रेलवे स्लीपर बनाने में किसकी लकड़ी प्रयुक्त की जाती है? विच वुड इज यूज्ड इन मेकिंग रेलवे स्लीपर्स? तो इसका आंसर होगा ए, सोरिया रोबस्टा की। क्वेश्चन नंबर 68, व्यावसायिक कार्क किससे प्राप्त की जाती है? द कमर्शियल कार्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो इसका आंसर होगा सी, ओक। कमर्शियल कॉर्क फेलोजन से उत्पन्न होती है और ये ओक से प्राप्त होते हैं। इनका वानस्पतिक नाम क्विकर सुबर होता है। बोतलों में लगाने वाली कार्क इसी वृक्ष से बनती है। नंबर 69, व्यापारिक कार्क व्युत्पन्न होती है। कॉर्क ऑफ कॉमर्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम, तो इसका आंसर होगा ए, फेलोजन। क्वेश्चन नंबर 70, वेलामेन एवं स्पंजी ऊतक पाए जाते हैं। वेलामेन एंड स्पंजी टिश्यूज आर प्रेजेंट इन, तो इसका आंसर होगा सी, अधिपादपीय मूल में। एपिफाइटिक रूट। क्वेश्चन नंबर 71, इनमें से कौन सा पौधा वातावरणीय जल को शोषित कर सकता है? विच वन ऑफ दीज प्लांट कैन एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक वाटर, तो इसका आंसर होगा डी, ऑर्किड। क्वेश्चन नंबर 72, वेलामेन ऊतक इसमें पाए जाते हैं। वेलामेन टिश्यू इज फाउंड इन, तो इसका आंसर होगा सी, एरियल रूट्स ऑफ आर्किड्स, आर्किड्स के वायवीय जड़ों में। क्वेश्चन नंबर 73, आर्किड जड़ के वेलोमेन व्युत्पन्न होते हैं। द वेलोमेन ऑफ ऑर्किड रूट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द, तो इसका आंसर होगा सी, जड़ के डर्मेटोजन से, डर्मेटोजन ऑफ रूट। वेलामेन एक स्पंजी बहुस्तरीय अधिचर्म एपिडर्मिस है जो अधिपादप यानी कि एपिफाइटिक और सेमी एपिफाइटिक पौधों की वायवीय जड़ का बाह्य आवरण है। वेलामेन ऊतक का प्रमुख कार्य आधार प्रदान करना, जलक्षय को रोकना और पौधे को जल के अवशोषण में सहयोग करना होता है। आर्किड जड़ के वेलोमेन ऊतक जड़ के डर्मेटोजन से ड्राइव्ड होती है, व्युत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 74, रूट्स आर एडवेंटिशियस डिपेंडिंग अपॉन दियर, तो इसका आंसर होगा बी, प्लेस ऑफ ऑर्गन। अपस्थानिक जड़ें एडवेंटिशियस रूट्स बीज के रेडिकल से उत्पन्न नहीं होती। रेडिकल से निकलने वाली जड़ों के नष्ट होने के पश्चात पौधों के किसी अन्य भाग से निकलने वाली जड़ें अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। यदि ऐसी जड़ें तने के आधार से निकलती हैं तो रेशेदार जड़ें फाइब्रस रूट्स कहलाती हैं। मूसला जड़ टैप रूट बीज के अंकुरण के पश्चात मूलांकुर रेडिकल से निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 75, कैस्पेरियन स्ट्रिप में होता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कॉन्टेन, तो इसका आंसर होगा सी, सुबेरिन। एंडोडर्मिस संवहन ऊतक को कोर्टेक्स से पृथक करने वाली परत होती है जो कि सभी जड़ों में पाई जाती हैं। इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं जिनके स्पर्श रेखीय भित्तियों पर कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप या कैस्परी पट्टियों की उपस्थिति अंतः त्वचा का लाक्षणिक गुण है। इन पट्टियों में प्रायः सुबेरिन होता है। If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.